बदलाव आरबीआई गवर्नर ने आज नहीं किया। पॉलिसी में अकोमोडेटिव स्टांस बना रहा। रेट्स में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन हाँ नज़र बनी हुई है लिक्विडिटी पर। उन्होंने जैसा आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि ज़रूरत पड़ने पर हम रीबैलेंसिंग करेंगे आने वाले समय में। कैसे और एक्सपर्ट्स इसको एनालाइज कर रहे हैं? हम लोग आज ईटी नाउ स्वदेश पर लगातार सारे दिन अलग अलग एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कोटक एएमसी के नीलेश शाह हमारे साथ हैं और साथ ही ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनुरमत भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत। मैथिली मैम, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपने कैसे रीड किया आज आरबीआई के स्टेटमेंट को? गवर्नर साहब ने जो बातें कही, आप कैसे एनालाइज करेंगी उन्हें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग के 3 दिन मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट बोला, उसके हिसाब से कोई भी चेंज नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, ना स्टांस में ना रेट्स में। मॉनेटरी पॉलिसी वो अभी भी अकोमोडेटिव रहेगी, माने जितना भी पहला इजी मॉनेटरी पॉलिसी था वो ही आगे जाने 2 महीने के लिए, जब तक अगला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो तब तक डेफिनेटली इजी ही रहेगा। ये थोड़ा-सा आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि ग्रोथ में आरबीआई गवर्नर और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उन्हीं के हिसाब से ग्रोथ में काफ़ी सुधार आया है। Q2 पिछले साल का, इसलिए इस साल का 8.4% जीडीपी ग्रोथ था Q2 में। लेकिन साथ के साथ इन्फ्लेशन, खासकर कोर इन्फ्लेशन, जिस पे मॉनेटरी पॉलिसी का ज़्यादा असर होता है, वो काफ़ी ऊँचा ही है, अभी भी 6% के ऊपर है और काफ़ी महीने से चल रहा है। ये इसके बावजूद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सोचा कि अभी टाइम नहीं हुआ कि उनको थोड़ा-सा पॉलिसी स्टांस नॉर्मलाइज़ करें। इस वजह से उन्होंने बोला कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस सब कुछ वैसा ही रहेगा, क्योंकि ग्रोथ को अभी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसीलिए उन्होंने ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ का जो परसेंटेज था 9.5% ही रखा। इन्फ्लेशन के टारगेट में भी कोई चेंज नहीं किया और हमारी यही उम्मीद है, होप है, आशा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई का गवर्नर ठीक उन्होंने कॉल किया, क्योंकि इस ग्रोथ की परसूट में हम आम जनता बहुत हेवी प्राइस पे कर रही है। एक तो सेवर्स को नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है, बहुत महीनों से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है। हमारे सारे सेविंग्स, और इंडिया में जो सेविंग्स आम आदमी बड़े मुश्किल से सेव करता है उस राइट। बहुत बहुत धन्यवाद मैथिली वो समझाने के लिए। आइए अब बात करते हैं नीलेश शाह से, कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ। नीलेश, हमें समझाइए, हेल्प करिए समझने में, एक मार्केट स्टैंड पॉइंट से आपने इस पॉलिसी को कैसे एनालाइज किया और बाजार जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है, क्या नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दिखे आपको सबसे ज़्यादा इस पॉलिसी कमेंट्री में? आरबीआई ने एक रीअश्योरिंग पॉलिसी इश्यू की है। उन्होंने लोगों को कहा है कि लिक्विडिटी हम मैनेज करते रहेंगे, ग्रोथ को सपोर्ट करते रहेंगे, महंगाई के दर पे भी ध्यान रखेंगे और अपनी कैपिटल मार्केट इफिशिएंटली रन करती रहे, उसके लिए कोशिश करेंगे। जनरली दुनिया की जो सेंट्रल बैंकर होती है, वो कभी महंगाई के ऊपर ध्यान देती है या सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान देती है। बट हमारा खुशनसीब है कि हमें एक ऐसा मिला है जो एक साथ कॉन्फ्लिक्टिंग और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स को मैनेज करता है, चाहे फिर वो ग्रोथ हो, महंगाई हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, लिक्विडिटी हो, बैंकिंग सिस्टम स्टेबिलिटी हो या सरकार की बोरोइंग हो। ये सारी चीजों को वो बड़ी बाखूबी मैनेज करते हैं और ये मॉनेटरी पॉलिसी उसी स्टेप में, उसी डायरेक्शन में एक एडिशनल स्टेप है। ऑलराइट नीलेश, क्योंकि हमने देखा कि पीछे के दिनों में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आई, मार्केट यहाँ से अराउंड अबाउट 1000 पॉइंट्स करेक्ट हुई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जैसे आज पॉलिसी भले ही एंटिसिपेटेड थी और क्योंकि पॉलिसी में अच्छी बात की गई है, अकोमोडेटिव स्टांस की बात की गई है, विच इज़ गुड फॉर द मार्केट एंड लिक्विडिटी मेंटेन्ड रहेगी ऐसे स्टांस से गवर्नर साहब के, आपको क्या लगता है कि इस इवेंट से और इस स्टांस से आरबीआई के कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा बाजार को? मेरे हिसाब से मार्केट ने इस पॉलिसी को काफी हद तक प्राइस कर लिया था। एक छोटी सी उम्मीद थी मार्केट में शायद कि जीडीपी ग्रोथ रेट 9.5% से थोड़ा अपवर्ड रिवाइज किया जाएगा, शायद 10% के आसपास पहुंचेगा। बट आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट को वहीं पे रखा है।
तो मेरे हिसाब से मार्केट ने इस पॉलिसी को काफी हद तक डिस्काउंट कर लिया था, और इस पॉलिसी में ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है जो मार्केट की धारणा के अनुसार नहीं आई है। सो फ्रॉम अ इक्विटी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू ये पॉलिसी एक नॉन इवेंट बनी, बिकॉज जितनी एक्सपेक्टेशन थी उसी के हिसाब से डिलीवरी हुई है। बिल्कुल, कुछ स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स की बात भी अगर करें नीलेश आपसे, तो जो यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट है उसको बढ़ाने की बात की गई है जीसेक और आईपीओ जैसी कैटेगरीज में। आपको लगता है कि इससे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा? गवर्नर साहब की जब हमने बात सुनी तो वो काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। आज यूपीआई है वो भारत की सबसे बड़ी पेमेंट सिस्टम है, और कई लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट को देखें तो अलग अलग प्रकार से रिटेल निवेशक मार्केट में पार्टिसिपेट करता है। कहीं नेट बैंकिंग है, कहीं पे यूपीआई के थ्रू पेमेंट मैकेनिज्म है, कहीं पे अभी भी फिजिकल चेक है। मेरे हिसाब से यूपीआई आज भारत की सबसे बड़ी पेमेंट सिस्टम बना है, तो उसका यूज करके अगर हम लोगों को निवेश करने के लिए जो उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, तो डेफिनेटली मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो आरबीआई एक हाईवे बना रहा है, एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, जिसके तहत भारत के सभी निवेशक मार्केट में अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से निवेश कर पाएंगे। ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर बेस को एक्सपैंड करने में काफी मदद करेगा। राइट। नीलेश भाई, ये बताइए कि बाजार जिस हिसाब से जुबिलेट कर रहे हैं एकदम, कल भी ज़बरदस्त तेज थे। कुछ लोगों ने कहा शायद बाजार को भनक लग गई थी कि किस तरह से स्टांस अकोमोडेटेड रहा। आज आपने बोला कि अश्योरेंस वो मिल गई, कंफर्मेशन हो गया और इसलिए ज़बरदस्त रैली आई। तो यहाँ से आप कैसे जोड़ रहे हैं इस रैली को और ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को, और यहाँ से आपको कौन से थीम व सेक्टर सबसे स्ट्रांग लगते हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे? मेरे हिसाब से इस वक्त मार्केट के अंदर 3-4 थीम के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। पहली जो थीम है वो बिग बिकमिंग बिगर एंड स्ट्रॉन्ग बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। पहले हमारे वहां पे 10-11 टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, अब कुल मिला के 4 रहे हैं। पहले बहुत सारी एविएशन कंपनी थी, अब कुल मिला के 2 या 3 रही है। हर क्षेत्र में कंसोलिडेशन हो रहा है। लीडर, बड़ी कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी और बड़ी और स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो इस थीम के तहत किसी भी सेक्टर में जहां पे आप बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी, लीडर कंपनी में निवेश कर सकते हैं, वहां पे करना चाहिए। दूसरी जो थीम है वो इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स के ऊपर है। हमें लगता है स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, शुगर सेक्टर, यह सेक्टर में निवेश की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, और भी कई सेक्टर में निवेश, इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया चालू होगी। उसके तहत इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स कंपनी को फायदा मिलेगा। तो ऐसी कुछ थीमें हैं जहां पे हम अपना फोकस कर रहे हैं कि सही तरह की कंपनी में निवेश कर सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, आज आपने समय दिया और अपनी राय हमसे शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से बाजार पर नजर डालते हैं और अच्छी खासी तेजी 17,450 के इस वक्त पार और सस्टेन्ड है ये मूव। मंदार, आज हमने देखे कि जिस तरह से सारे सेक्टर्स चल रहे थे, एक ट्रेंड और बहुत विजिबल था, वो था एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स का। आप आईईएक्स की बात करें, एमसीएक्स की बात करें, उनमें भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी फ़िलहाल क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट बुक कर लें जिन्होंने इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ली हैं, या फिर आपको लगता है तेज़ी अभी अप मूव बाकी है और ट्रेडर्स को भी इस पर अभी और बेट करना चाहिए?